तो नेक्स्ट है फिर आपकी सलाइवरी ग्लैंड की डिजीज़। तो उसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज़ हैं। पहली जो आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं, दूसरी में रिटेंशन या एक्स्ट्रावाइजेशन का फिनोमेना आ जाता है, तीसरी जो है वो आपकी इन्फेक्शंस हैं, और चौथी आपकी नियोप्लाज्म्स हैं। तो बेसिकली एक एक करके चारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव बेसिकली इसका मतलब है कि स्टोन फॉर्मेशन हो गई आपके डक्टल सिस्टम के अंदर या ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो सलाइवा है उसको फ़्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बेसिकली सामना है। यानी स्टोन जो है वो बेसिकली सलाइवा को सिक्रीट नहीं होने दे रहा। तो उसमें जो इसकी ईटियोलॉजी है उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो कि आपके सलाइवरी फ़्लो को कम करेगी, स्लो करेगी, वो आपके स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करेगी। तो बेसिकली जो उसके लिए है ईटियोलॉजी, उसमें आपके पास सलाइवरी फ्लो रिडक्शन आ जाती है, डिहाइड्रेशन आ जाती है, सलाइवरी पीएच अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से आ सकता है, जिसमें सेप्सिस उसकी एग्जांपल उसने दी है, और उसने कहा इम्पेयर्ड क्रिस्टलॉइड सॉल्युबिलिटी। तो अब स्टोन फॉर्मेशन का बेसिकली पैथोजेनेसिस क्या है, तो 2 थ्योरीज उसने बताई हैं बेसिकली कि स्टोन फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले वो कहता है कि जो स्टोन फॉर्मेशन है वो माइक्रोलिथ्स यानी माइक्रो स्टोन्स से स्टार्ट होती है, जिसका फिनोमेना बेसिकली वो कह रहा है कि आपकी प्रेसिपिटेशन के साथ ऑब्वियसली जो फ्लो है उसके अंदर, जो सलाइवरी फ्लो है सलाइवा के अंदर, आपके डिफरेंट केमिकल्स हैं, तो वो विद टाइम प्रेसिपिटेट होके सॉलिड स्ट्रक्चर्स में चेंज होंगे, और वो बेसिकली आपके माइक्रोलिथ्स होंगे, माइक्रो स्टोन्स होंगे, और वो उनके ऊपर आप वहाँ से बेसिकली आपका स्टोन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और उनके ऊपर आपके स्टोन बनता जाएगा, और बनते बनते इतना बड़ा हो जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा। और दूसरी जो थ्योरी है जो रिसेंट है वो रेट्रोग्रेड थ्योरी है। वो ये कहती है कि आपके सलाइवरी जो जहाँ पे ओपन होता है आपका डक्ट, वहाँ से रेट्रोग्रेडली आपका फूड या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डक्ट के अंदर जाते हैं, और वो एज अ नाइडस एक्ट करते हैं, जिनके ऊपर या जिनके अराउंड आप कहेंगे स्टोन फॉर्मेशन होती है। तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर, उसमें जो इंसिडेंस है सलाइवरी स्टोन्स बनने का वो सबसे ज़्यादा है, जो 85% है। फिर पैरोटिड में बनते हैं 10%, और सबलिंगुअल में 5% है, और माइनर ग्लैंड्स में ये रेयर होते हैं। तो सवाल ये है कि फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के अंदर आपके जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा क्यों बनते हैं। तो उसके 4-5 रीज़न जो उसने दी हुई हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, हमें जब हमने स्टार्ट में पढ़ा था ये, तो हमने देखा था कि कुछ इनमें से ग्लैंड्स जो हैं वो सीरस ग्लैंड्स हैं, और कुछ इनमें म्यूकस ग्लैंड्स हैं। तो बेसिकली जो आपका पैरोटिड था वो सीरस ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर बेसिकली मिक्स्ड ग्लैंड है, सबलिंगुअल जो है वो म्यूकस ग्लैंड है। तो जो ओवरऑल सिक्रीशन है वो जो सबलिंगुअल सॉरी जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लेकिन बेसिकली इसमें कैल्शियम कंसनट्रेशन का डिफरेंस है, जो कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ट्वाइस एज मच है एज़ कम्पेयर टू द पैरोटिड। तो ये बेसिकली पीएच को इंक्रीज़ करता है, और बेसिकली स्टोन्स में कैल्शियम का होना ज़रूरी होता है। तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि सब पैरोटिड की निस्बत सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ज़्यादा क्यों होते हैं स्टोन्स। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आपका वाटर डक्ट है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो सलाइवा को बेसिकली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जो सिक्रीशन पॉइंट है वहाँ पे पहुँचना होता है। तो जितना लंबा रास्ता है बेसिकली उतने ज़्यादा चांस हो जाते हैं स्टोन फॉर्मेशन के। और दूसरा इसका जो पाथ है वो टॉर्चुअस है, इसके अंदर 2 जो है वो शार्प कर्व्स आते हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पे स्टैग्नेंट होने का चांस होता है सलाइवा का, और जहाँ पे ऑब्वियसली सलाइवरी फ्लो स्लो होगा वहाँ पे आपका स्टोन फॉर्मेशन का चांस बन जाएगा। तो 2 शार्प कर्व्स हैं, एक तो ग्लैंड के आप समझें स्टार्ट में ही है, और दूसरा जो है नियर द डक्टल ओपनिंग है एंटीरियर फ्लोर ऑफ द माउथ में। और फिर इसका जो पंक्टम है जहाँ पे यानी जो डक्ट ओपन हो रहा है वो नैरो होता है, यानी वहाँ से जो सलाइवा निकलने का रेट है वो स्लो होगा। तो उसके पीछे भी ऑब्वियसली अगर सलाइवा जो है वो इकट्ठा होता जाएगा तो वहाँ पे भी स्टोन फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाएगा। और फाइनली वो ये बताता है कि जो सारा ग्लैंड और डक्ट है वो इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है, और जो पंक्टम है जहाँ पे उसने ओपन होना है वो ज़रा सुपीरियरली पड़ा होता है फ्लोर ऑफ द माउथ में। तो अगेंस्ट ग्रेविटी भी सलाइवा को मूव करना पड़ता है, जो ऑब्वियसली फैक्टर वही आएगा कि आपका सलाइवरी फ्लो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्टोन फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीज़न है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के अंदर स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा क्यों होती है।
और फिर आपके साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जो साइन आपको पैथोगनोमिक साइन ये होगा कि ड्यूरिंग ईटिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सलाइवरी फ्लो को स्टिमुलेट करेगी, जैसे कि ईटिंग है, तो वो आपकी स्वेलिंग भी करवाएगी और पेन भी होगी उस पॉइंट पे, उस टाइम पे आपको बेसिकली, क्योंकि वहाँ से आगे सलाइवा फ्लो नहीं होगा तो पीछे आपकी स्वेलिंग हो जाएगी और उसकी वजह से आपको पेन होगी। तो एट मील टाइम्स आपको पेन एंड स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी जब आप पैल्पेट करेंगे तो उसकी वजह से सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, और उसके साथ अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके साथ फीवर और मलेज मिलेगा आपको। रिड्यूस्ड सलाइवरी फ्लो होगा बॉटम डक्ट से अगर आप पैल्पेट करेंगे। स्टेंसिस डक्ट पैरोटिड का है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्लो होगी, सलाइवरी फ्लो कम होगा, और पैल्पेट करने से आपको अगर वो इंटीरियरली पड़ा हुआ है सबमैंडिबुलर ग्लैंड में तो वो भी पैल्पेट हो सकता है। उसके साथ आप कोई एक्सरे वगैरह करवाएं तो उसमें भी नज़र आ जाएगा। और ट्रीटमेंट इसकी आगे देख लेते हैं, वो इंटीरियर और पोस्टीरियर डिफरेंट है। तो बेसिकली आपके तीनों जो ग्लैंड्स हैं, तीनों के जो मैनेजमेंट है स्टोन्स की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड की है। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अगर डक्ट का स्टोन है तो वो दो तरह का हो सकता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर। अच्छा, तो जो बेसिकली एंटीरियर स्टोन होता है उसमें आप ऐसे समझ लें कि अगर तो आप फर्स्ट मोलर से एक लाइन लगा दें, फर्स्ट मोलर लोअर फर्स्ट मोलर्स के थ्रू, तो अगर तो वो उससे आगे पड़ा हुआ है तो आप उसको इंटीरियर कह लेंगे, और अगर उससे पीछे पड़ा हुआ है तो आप उसको पोस्टीरियर कह लेंगे। या दूसरी इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि जब आपने इसकी एनाटॉमी पढ़ी थी तो ये लिंगुअल नर्व के साथ मतलब क्रॉस करके ये मीडियल साइड पे आता है। तो जहाँ पे ये मीडियल लिंगुअल नर्व को क्रॉस करता है तो वो भी इसकी एक डिमार्केशन है कि इससे आगे वाला जो पार्ट होगा वो एंटीरियर स्टोन का होगा, मतलब इससे आगे तो वो एंटीरियर स्टोन होगा, इससे पीछे होगा तो पोस्टीरियर होगा। और सिंपल सी चीज़ ये है कि एंटीरियर स्टोन को आप इंट्राओरली इजीली आप उसको निकाल सकते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर स्टोन होगा वो सर्जरी के बगैर नहीं आ सकता। तो एंटीरियर स्टोन आप बेसिकली सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर तो एंटीरियर स्टोन है वो कहता है तो आपने एक प्रोसीजर करना है जिसको वो कहता है सियालोडोकॉटमी। अब आपको पता है कि आपने पीछे जब पढ़ा डिजिटल सियालोग्राफिक इमेजेस, तो उसमें एक डिजीज़ थी जिसमें उसने आपको इमेजिंग बताई थी, उसमें वो डिजीज़ थी सियालोडोकाइटिस, जिसमें डक्ट की इन्फ्लेमेशन थी। तो इसी से नाम से याद कर लें, सियालो बेसिकली का मतलब है सलाइवरी ग्लैंड्स, जहाँ पर डोको आ जाएगा उसका मतलब है डक्ट, यानी सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट। तो सियालोडोकाइटिस का मतलब था कि सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट की इन्फ्लेमेशन है, और यहाँ पे सियालोडोकॉटमी का मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट को आपने कट करना है। तो वो कहता है कि आप एक, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद कर लें कि जहाँ पे आपका ग्लैंड पड़ा हुआ है वहाँ से जो डक्ट निकल रहा है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डक्ट है, और जहाँ पे वो ओपन हो रहा है इंट्राओरली वो उसका डिस्टल पार्ट है। तो आप जहाँ पे आपको स्टोन पैल्पेट हो गया एंटीरियर अगर स्टोन है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, तो आपने उससे प्रॉक्सिमली यानी बेसिकली उससे पीछे पोस्टीरियरली एक सूचर लगा देना है या लाइगेचर लगा देना है जो स्टोन को ड्यूरिंग ऑपरेशन पीछे की तरफ धक्का ना दे दे या पीछे जाने से रोके बेसिकली। तो उसके बाद आपने जहाँ पे उसकी आपको फील हो रही है कि यहाँ पे ये स्टोन है, उसके ऊपर आपने डक्ट को सेवर करना है, यानी कार्टराइन सीन देनी है और वहाँ से स्टोन को निकाल लेना। तो इस प्रोसीजर को आप कहेंगे सियालोडोकॉटमी। उसके बाद आपने सियालोडोकोप्लास्टी करनी है। तो इसका भी नाम सिंपल आपको बता रहा है, सियालोडोको बेसिकली मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट, और प्लास्टी का मतलब है कि आपने उसकी बेसिकली जो जहाँ से सलाइवा निकल रहा है उस पाथ की रिवीजन कर देनी है, यानी आपने उसको बंद नहीं कर देना जहाँ इंसिजन दी थी, उसी को आपने ओरल म्यूकोसा के साथ सूचर कर देना कि यहाँ से अब सलाइवा निकलेगा। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो अगर आप उसको बंद कर दें तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन ना हो जाए और दोबारा वहाँ पे ब्लॉकेज ना हो जाए। दूसरा है कि ओवरऑल जो पाथ है जो आपने पढ़ा कि वो लंबा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, तो वो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने पहले ही एक रिवाइज्ड पाथ बना दिया सलाइवा के बाहर आने का। तो ये दो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपने उसको इंसिजन और स्टोन रिमूवल के बाद दोबारा सूचर क्यों नहीं कर दिया, उसको ओपन क्यों रखा और म्यूकोसा के साथ। तो इसको कहेंगे सियालोडोकोप्लास्टी। और फिर आ जाता है कि अगर आपके स्टोन्स जो हैं वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट हैं, तो जो पोस्टीरियर स्टोन होते हैं वो बेसिकली सर्जिकल रिमूवल उसके लिए ज़रूरी होती है। तो उसमें बेसिकली आपके पास आ जाती है जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कि सियालोडिनेक्टमी।
सेल एडिनेक्टमी बेसिकली का मतलब है कि पूरे सलाइवरी ग्लैंड की एक्टमी यानी उसको निकाल देना। अब उसमें सिंपल यही है कि आप उसको इंसाइज करेंगे और सारा सलाइवरी स्ट्रक्चर जो है वो निकाल देंगे, तो वो स्टोन भी आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपका सारा सलाइवरी स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो वो कहता ये है कि ये ज़रा एक्सट्रीम प्रोसीजर है, और देखा ये गया है कि अगर आप किसी तरीके से सिर्फ स्टोन को रिमूव कर दें तो जो बाकी सलाइवरी ग्लैंड होता है वो ओवरऑल सही फंक्शन कर रहा होता है इन 78% ऑफ द केसेस। तो उसके लिए अब डिफरेंट तरीके ये हैं कि आप पूरा ग्लैंड ना निकालें तो लिथोट्रिप्सी कर लें। तो लिथोट्रिप्सी करने से आप सिर्फ स्टोन को तोड़ दें और वो सलाइवरी फ्लो के साथ आपका बाहर आ जाएगा, तो ग्लैंड आपका बच जाएगा। फिर आपके पैरोटिड ग्लैंड के आ जाते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड में बेसिकली आपने उसको रिमूवल के लिए सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। इसमें भी आपने ये याद रखना है कि जो डक्ट आपका सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है वो प्रॉक्सिमल है, उस डक्ट का एरिया वो प्रॉक्सिमल है, जहाँ पे इंट्राओरली ओपन हो रहा है वो डिस्टल एरिया है। तो अगर तो उसका ग्लैंड जो मोस्ट कॉमनली वो कहता है कि पैरोटिड के जो स्टोन्स होते हैं वो डिस्टली पड़े होते हैं, तो डिस्टली पड़े होते हैं तो आप इंट्राओरली ही उसको ग्लैंड को थोड़ा सा वाइड करके कोई प्रोब वगैरह डाल के तो वहाँ से उसको मिल्क कर लें, या इस तरह किसी तरह निकाल लें उसको यहीं से। अदरवाइज़ वो कहता है अगर प्रॉक्सिमली पड़ा होगा तो फिर आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, और उसके अंदर बेसिकली वो कहता है कि सुपरफिशियल पार्ट जो होगा पैरोटिड ग्लैंड का वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी। फिर सब लिंगुअल ग्लैंड्स क्या जाते हैं जो रेयर होते हैं, उसमें बेसिकली आपको सब लिंगुअल ग्लैंड की रिमूवल ही करनी पड़ती है, यानी बेसिकली आपने सेल एडिनेक्टमी का प्रोसीजर ही करना होता है। तो ये सारे आपके, और अगर ऑब्वियसली माइनर सलाइवरी ग्लैंड का होता है, रेयर है वो, तो उसमें भी आपको सेल एडिनेक्टमी ही करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो आपके स्टोन्स थे उसकी ट्रीटमेंट थी कि किस ग्लैंड में हो तो किस तरह आप उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी रिटेंशन और एक्स्ट्रावाइजेशन फिनोमेना। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि म्यूकस रिटेंशन है या एक्स्ट्रावाइजेशन है। तो बेसिकली आप ये समझेंगे, फ़र्ज़ करें कि सलाइवरी जो डक्ट है उसके अंदर एक स्टोन बन गया है, तो पीछे से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता हुआ आ रहा है वो उस स्टोन से आगे नहीं जा पा रहा, तो उसके पीछे वो इकट्ठा होता जाएगा, स्वेलिंग होती जाएगी। तो ये जो एक सिस्ट सी बन जाएगी, इसको हम कहेंगे कि ये म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है, कि जो म्यूकस या सलाइवा बेसिकली सलाइवा जो है वो रिटेन हो रहा है आपके डक्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आपकी हो गई म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। अब इसके अराउंड बेसिकली सलाइवरी जो डक्टल एपिथेलियम है वो उसको सराउंड कर रही है, तो बेसिकली ये एक ट्रू सिस्ट होगी। जो दूसरी एक्स्ट्रावाइजेशन सिस्ट है वो ये है कि आपका डक्टल का जो फॉर एग्जांपल डक्ट का थोड़ा सा पार्ट है वो इंजरी के वाइस या किसी और वजह से डैमेज हो गया, और जो सलाइवा है वो बेसिकली उससे बाहर निकल रहा है। अब डक्ट से बाहर आ रहा है सलाइवा और सराउंडिंग टिश्यूज़ में प्रेजेंट हो रहा है, वहाँ पे जो स्वेलिंग बन के सिस्ट बनेगी उसको आप म्यूकस एक्स्ट्रावाइजेशन सिस्ट कहेंगे। और ये बेसिकली सूडोसिस्ट होगी क्योंकि इसके अराउंड कोई एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर आपकी म्यूकोसील है। म्यूकोसील बेसिकली आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स की सिस्ट है जो एक्स्ट्रावाइजेशन से या रिटेंशन से दोनों से बन सकती है। तो बेसिकली ये आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे कॉमनली बनती है लिप बाइटिंग के दौरान, या कोई इंजरी या ट्रॉमा हो जाए तो उसकी वजह से ये बनेगी। और बेसिकली इसकी जो कॉमन जो मतलब एरियाज़ हैं, लोकेशंस हैं बनने की, वो लोअर लिप है और आपका बकल म्यूकोसा है, जहाँ पे ये मोस्ट कॉमनली बनती है। अब उसकी ट्रीटमेंट सिंपल है कि आपने उसको एक्सरसाइज कर देना है विद दैट माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो कुछ म्यूकोसील्स वो ये भी कहता है कि विदाउट ट्रीटमेंट खुद ही रिग्रेस हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर परसिस्टेंट म्यूकोसील बन रही है, यानी वो खुद ही बनती है, कुछ अर्से बाद ठीक हो जाती है, फिर बन जाती है, फिर ठीक हो जाती है, तो उसमें आप फिर उसको विद दैट माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो ये कॉज कर रहा है उसके साथ आप उसको रिमूव कर देंगे। तो ये सिंपल उसका प्रोसीजर है। फिर आपका है ग्रैनुला। ग्रैनुला बेसिकली आपका सबलिंगुअल ग्लैंड में अगर ये सिस्ट बन जाए तो उसको कहते हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स में बेसिकली रिटेंशन या एक्स्ट्रावाइजेशन दोनों में से जो भी फिनोमेना हो वो जब सिस्ट बनाएगा तो उसको आप कहेंगे रेनुला। तो रेनुला दो तरह का होता है, सिंपल और प्लंजिंग रेनुला। तो सिंपल रेनुला है वो सिंपल इसलिए है कि वो इतना डेंजरस नहीं है। जो प्लंजिंग रेनुला है वो बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि माइलोहायोइड की एक्सटेंशन से अगर आपका जो सिस्ट है वो नीचे चली जाएगी, इन्फीरियर चली जाएगी,
तो आपका जो है उसको प्लंजिंग रैनुला कहेंगे और इसकी डंबल शेप्ड अपीयरेंस होगी। और अगर सिर्फ ऊपर ऊपर तक है माइलोहायोइड की मसल के से ऊपर है और सिर्फ सबलिंगुअल ग्लैंड की जितने एरिया है उसके अंदर होगा तो ये सिंपल रैनुला होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इस पर पहले आप मार्सुपिलाइजेशन करते हैं। मार्सुपिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप उसको ओपन कर देंगे यानी इंसाइज कर देंगे सिस्ट को, लेकिन रिमूव नहीं करेंगे ओवरऑल। तो आप इंसाइज करके उसको जिस तरह सियालोडोकोप्लास्टी की थी उस तरह इसको आप ओरल म्यूकोजा के साथ ओपन छोड़ देंगे। तो ये विद टाइम आप समझे ड्रेन होती जाएगी और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो जब साइज़ छोटा हो जाएगा फिर आप इसको सर्जिकली ट्रीट करेंगे। तो इस सारे प्रोसीजर को आप कहेंगे कि ये मार्सुपिलाइजेशन है। और फिर इसने यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिए हुए हैं कि लैटरल नेक की स्वेलिंग हो तो क्या चीज़ें हो सकती हैं और मिड लाइन स्वेलिंग हो तो क्या हो सकता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या डिजीज़ हो सकती है अगर लैटरल नेक स्वेलिंग है या मिड लाइन स्वेलिंग है। और फिर आपकी इन्फेक्शन हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स की इन्फेक्शन हैं ये बेसिकली एक्यूट भी हो सकती हैं और क्रॉनिक भी हो सकती हैं, और दूसरा ये बैक्टीरियल हो सकती हैं और वायरल हो सकती हैं। तो एक्यूट बेसिकली होती है सीवियर किस्म की, और जो क्रॉनिक होती है वो लॉन्ग टर्म में आपको मतलब थोड़े से सिम्टम्स होते हैं और वो काफ़ी अर्से से चली जा रही होती है। तो मोस्ट कॉमनली ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की वजह से ही होती है, यानी स्टोन बना हुआ है, अब उसके आगे जो है वो सलाइवरी फ्लो नहीं है, तो वहाँ पे जो आपका नॉर्मली समझे फ्लशिंग एक्शन से बैक्टीरिया वगैरह निकल जाते थे, वहाँ से आपका रेट्रोग्रेड आपके बैक्टीरिया का फ्लो स्टार्ट होगा और वो वहाँ से इन्फेक्शन आपके बढ़ते बढ़ते पीछे आपके, क्योंकि स्टोन के पीछे भी सलाइवा तो सिर्फ इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ पे भी कोई सलाइवा का फंक्शन मतलब फ़्लो में ही है बेसिकली। तो अगर पड़ा रहेगा सलाइवा वहाँ पे स्टैगनेंट तो उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो उसकी वजह से बेसिकली रेट्रोग्रेड आपकी डक्ट्स के थ्रू पीछे जाती हुई इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इसको आप कहेंगे एक्यूट सपुरेटिव सियालाडिनाइटिस। सपुरेटिव बेसिकली मीन्स के उसमें पास फॉर्मेशन होती है। तो जो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल है वो स्टैफ ऑरियस है। स्टैफ ऑरियस बेसिकली नॉर्मल कॉलोनाइज़र है जो कि ओरल कैविटी के अंदर होता है और अराउंड रेक्टल ओरिफिस प्रेजेंट होता है। तो जब वहाँ पे सलाइवरी फ्लो स्लो होगा तो ये उसको चांस मिल जाएगा कि ये रेट्रोग्रेडली जाके इन्फेक्शन करवा देगा। तो इसके सिम्टम्स ये हो जाएंगे कि अच्छा इसमें, और जो आपने स्टोन्स पढ़े हैं उसके सिम्टम्स सिंपल है कि किस तरह आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो इसमें आपकी रैपिड स्वेलिंग होगी जिस भी ग्लैंड से ये रिलेटेड है। तो सबमैंडिबुलर है तो फ्लोर ऑफ द माउथ में होगी, और पेरोटिड है तो प्रीऑरिकुलर आपकी स्वेलिंग होगी, उसके साथ एरिदीमा होगा और पेन होगी। अब जो स्टोन्स में सिम्टम्स थे वो ड्यूरिंग मील टाइम्स होते हैं, जबकि ये ड्यूरिंग मील टाइम्स नहीं होंगे, ये अदर दैन मील टाइम्स भी होंगे। और उसके अंदर से अगर आप उसको पैल्पेट करेंगे तो उसमें से पस भी आ सकती है आपके जो डक्ट है उसके अंदर से। और फाइनली इसमें एरिदीमा भी शो होगा आपको जो कि स्टोन्स में नहीं होगा। ट्रीटमेंट बेसिकली उसने क्या सिम्टोमेटिक है, अगर बहुत सीवियर केस नहीं है तो उसमें आपने एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स दे देनी है। सिम्टोमेटिक में आपने इंट्रावीनस फ्लूइड देने हैं, उसकी डिहाइड्रेशन है तो उसको ठीक करें, स्टोन है तो उसको ट्रीट करें, तो ये सारा कुछ करेंगे तो वो ओवरऑल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सीवियर केस है, आपने काफ़ी अर्से से ट्रीट नहीं किया, वो चलता चलाता बस ज़्यादा बन गई है और ये वो हो गया, तो फिर आपको आईवी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी और उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो कहता है कि सेप्टिसीमिया भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी, अगर वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर देती है, और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। फिर आपके वायरल पैराटाइटिस आ जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपका मम्प्स आ जाता है। तो इसमें और जो बैक्टीरियल सेल एडिनाइटिस है बेसिकली इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो स्वेलिंग होगी वो नॉन एरिथमेटस होगी और यूजुअली पस भी नहीं आएगी, और ये बेसिकली दोनों प्रोटेक्ट ग्लैंड्स की इकट्ठी होती है। मम्प्स जो है ये बायलैटरल स्वेलिंग करवाता है, बैक्टीरियल वाला यूजुअली बायलैटरल नहीं होता। उसके अलावा फीवर, चिल्स और हेडेक्स हो सकती हैं जो कि सिस्टमिक साइंस आ जाएंगे। और इसमें बेसिकली आपने सपोर्टिव केयर ही देनी होती है, और कॉम्प्लिकेशन इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी निस्बत। इसमें आपका पैंक्रियाटाइटिस, नेफ्राइटिस और काइटिस और टेस्टिकुलर एट्रोफी, स्टेरिलिटी वगैरह आ जाते हैं, जो इसके ओरल पैथोलॉजी या ओवरऑल कह लें पैथोलॉजी का पूरा टॉपिक है कि मम्प्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट है फिर नेक्रोटाइजिंग सियालोमेटाप्लेजिया। तो इसका भी नाम अगर समझ लें तो आपको आधी डिजीज़ समझ आ जाती है। नेक्रोटाइजिंग बेसिकली मीन्स कि नेक्रोसिस होगा किसी चीज़ का। अब किस चीज़ का होगा वो आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ें तो ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड्स का ही होगा। और सियालो मेटाप्लेजिया बेसिकली का मतलब है कि मेटाप्लेजिया होगा
सलाइवरी टिश्यूज़ का या सलाइवरी ग्लैंड्स का। तो ये बेसिकली नॉन नियोप्लास्टिक लीजन है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके अंदर होता ये है कि किसी वजह से, ट्रॉमा की वजह से या स्मोकिंग की वजह से या कोई मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से आपके जो मोस्ट कॉमनली पैलेट पे होता है, तो पैलेट पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स का इन्फाक्शन हो जाता है, यानी वहाँ कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स की ब्लड सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई ख़त्म होती है तो ऑब्वियसली वो नेक्रोज होके नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो क्लिनिकल आपको पिक्चर मिलती है वो एक अल्सर की मिलती है, जो कि पेनलेस होता है लेकिन पेनफुल भी हो सकता है। डीप अल्सरेटेड लीजन होती है यूजुअली मिड लाइन पे, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट के जंक्शन पे होता है। तो देखने में और हिस्टोलॉजिकली इसकी अपीयरेंस जो है वो यूजुअली कार्सिनोमा से मिलती जुलती है, फॉर एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास, लेकिन ये कार्सिनोमा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर इसकी होती है वो आपकी होती है सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया जैसी, जिसका बेसिकली मतलब है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो एपिथेलियम है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जा रही है, जो कि बेसिकली एक साइन है मेलिग्नेंसी का, लेकिन ये इटसेल्फ मेलिग्नेंसी नहीं है और ओवरऑल इसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो हिस्टोलॉजिकली आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये मेलिग्नेंसी है या नहीं? तो इसमें अब जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आते हैं उसमें कोई मेलिग्नेंट चेंज नहीं होता, कोई न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होता, कोई रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन होता है। तो ये सारा कुछ इसको जो आपके मेलिग्नेंट लीजन्स हैं उससे डिफ्रेंशिएट करता है। फिर आ जाता है आपका शॉगरन सिंड्रोम। तो शॉगरन सिंड्रोम बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपकी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है ग्लैंड्स के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और उसका जो मेन फीचर है वो ज़ीरोस्टोमिया यानी ड्राई माउथ है। तो दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर्फ आपका जो आइज़ हैं और माउथ जो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये दो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, और जो सेकेंडरी है उसमें आपके इन दो के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो बेसिकली ये लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, जो कि आप पूरा इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, लेकिन इसको आप यूजुअली हिस्टोपैथोलॉजिकली बायोप्सी करके डायग्नोस करते हैं। इसका फोकल स्कोर होता है जो पीछे भी देखा है हमने, और दूसरे भी डिफरेंट टेस्ट हैं, जिस तरह श्रिमर टेस्ट है जो कि आइज़ से जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसकी टीयर प्रोडक्शन को चेक करने के लिए, तो उसका भी ये है पूरा कि 5 मिनट के अंदर अंदर अगर 15 मिलीमीटर आपका जो ये है जो आंखों में पेपर लगा देते हैं, वो देखते हैं बेसिकली कि जो टीयर प्रोडक्शन है वो कितना पेपर गीला कर देती है 5 मिनट के अंदर। तो अगर 15 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा करती है तो ये नॉर्मल है, 14 to 9 मिलीमीटर करती है तो माइल्ड डिजीज़ है, 8 to 4 में मॉडरेट है, और अगर लेस दैन 4 मिलीमीटर वेट हुआ तो ये सीवियर डिजीज़ आ जाती है। तो ये बेसिकली आपका ओवरव्यू था शॉगरन सिंड्रोम का। और फिर आपकी ट्रॉमेटिक इंजरीज़ हैं। ट्रॉमेटिक इंजरीज़ बेसिकली ये है कि आपको कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपका सलाइवरी ग्लैंड या डक्ट जो है वो इंजर्ड हो गया है। तो बेसिकली वो कहता है अगर तो आपका सलाइवरी डक्ट कट हो जाता है तो आपने उसके लिए डायरेक्ट डक्टल एनास्टोमोसिस कर देते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये पिक्चर में देख लें, सिंपल सा है कि आपने दोनों जो ग्लैंड्स कट हो गए हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। एक में से एक कैथेटर पास करें, दूसरे में से दूसरा, यानी एक प्रॉक्सिमल एंड है जो ग्लैंड के साथ अटैच्ड है, डिस्टल एंड है जो आपका ओरल कैविटी में ओपन हो रहा है। तो ओरल कैविटी वाले में से तो आप सिंपल आप डालेंगे जहाँ पे उसकी ओपनिंग है, तो वो वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, वो डिस्टल होगा, और दूसरा आपने ढूंढ के एक प्रोब उसके अंदर डाल देना है प्रॉक्सिमल वाले के अंदर। तो उसके बाद आपने सिर्फ वो आइडेंटिफिकेशन के लिए डालना होता है कि यही वाला पार्ट है। उसके बाद डिस्टल वाले को निकाल के प्रॉक्सिमल वाले में, प्रॉक्सिमल वाले को निकाल के डिस्टल वाले के अंदर ही आपने दोनों जो पार्ट्स हैं जो कट हो गए हैं डक्ट के वो डाल के उसके ऊपर ही सूचर कर देना है, और आप उसको उसी वक्त निकाल दें तो भी ठीक है, और वरना कुछ अर्से के लिए उसके कैथेटर के ऊपर ही उसको हील होने दें, तो उसके बाद आप निकाल लें। तो इसको आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट डक्टल एनास्टोमोसिस हो गया। और उसके साथ अगर आपकी वो कहता है कि जो फॉर एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड के एरिया की इंजरी थी, तो अगर आप वो कहता है उसमें चांसेस हैं कि आपकी फेशियल नर्व की जो ब्रांचेज होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो उसके लिए वो कहता है अगर आप एक लाइन लगा लें मेंटल फोरामेन से ऊपर और ट्रेगस से लेके अपर लिप तक एक लाइन लगा लें, तो इससे एंटीरियरली जो फेशियल ब्रांचेज होती हैं
वो सर्जिकल रिपेयर की उनको ज़रूरत नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियसली जो एडजेसेंट नर्व्स होती हैं उससे हील हो जाती हैं। तो बेसिकली इसमें यही इतना ही बात इम्पॉर्टेंट थी। फिर नियोप्लाज्म्स हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट, दो तरह के होते हैं। जो बिनाइन है उसके अंदर आपका प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, मोनोमॉर्फिक एडिनोमा है और वॉर्थन ट्यूमर है। और जो मेलिग्नेंट है उसमें म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा है, पॉलीमॉर्फस लो ग्रेड एडिनोकार्सिनोमा और एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा है। तो ये बेसिकली ओरल पैथोलॉजी का पूरा टॉपिक है। तो इसको यहाँ से सिर्फ जनरल ओवरव्यू उसके लिए पढ़ लें। तो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डिटेल में आपने पढ़ना है तो इसको ओबियसली किसी ओरल पैथोलॉजी की बुक से पढ़ लें। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ओवरऑल कवर हो गए हैं।